जानकारी में डॉक्टर विजय, अब मैं आपके पास आ रही हूं। मेरी जानकारी ये कहती है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं अभी भी जो 50% के सुप्रीम कोर्ट के कैपिंग को वॉयलेट करते हैं। छत्तीसगढ़ में 82%, तमिलनाडु में 69%, राजस्थान में 64% और खुद महाराष्ट्र में भी अभी जो एग्जिस्ट करता है आरक्षण वो 62% है। हरियाणा है, केरल है, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, ये सब 50% के कैपिंग से ऊपर आते हैं। तो महाराष्ट्र में कहां पर पेंच फंसा हुआ है? और जबकि केंद्र सरकार खुद कहती है इंदिरा साहनी के केस के बाद कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट के अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा पर सरकार ने कि ये जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो इतनी भी पवित्र नहीं कि उसका उल्लंघन ना हो पाए। तो ये जरा समझा दीजिए। गरिमा जी, एक जो मामला चल रहा है मराठा आरक्षण का, उस बारे में एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि मामला कानूनी है और जो चर्चाएं हो रही है वो चर्चाएं राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रही है। हल एक तरफ है और दूसरी तरफ खोजा जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है शुरू से। आपको श्वेता शालिनी जी शुरू में कुछ घटनाएं बताई, आरक्षण का कब से दौर चल रहा है, बाकी कुछ बताया। मैं उससे पहले जाके आपको बताऊंगा, जब 2013 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की पृथ्वीराज चव्हाण की नेतृत्व वाली सरकार थी, तब उन्होंने उनके मंत्रिमंडल में जो राजस्व मंत्री नारायण राणे थे, तब नारायण राणे जी की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने उस वक्त 2013 में महाराष्ट्र में मराठा समाज को 16% और मुस्लिम समाज को 5% ये जो आरक्षण है आरक्षण दिया था। इलेक्शन हो गई, इलेक्शन के बाद इस आरक्षण को हाईकोर्ट में चैलेंज दिया गया और हाईकोर्ट ने यह आरक्षण रद्द कर दिया। क्या इसे आरक्षण नहीं दिया जा सकता वो बता दिया। फिर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार आई, उसके बाद वो मराठा समाज का बहुत बड़ा आंदोलन उभरा। मराठा क्रांति मोर्चा नाम के जो 50-60 तक मोर्चे निकले, लाखों लोगों के मोर्चे निकले। उस वक्त देवेंद्र जी ने भी एक कमेटी बनाई और वो आरक्षण उन्होंने हाईकोर्ट ने आरक्षण को मान्यता दे दी। ठीक है। श्वेता शालिनी जी ने वही बताया कि उसके बाद जब महाविकास लेकिन उसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसी को रद्द कर दिया 2021। तो नहीं, ये देखो राजनीति क्या है। अगर हाईकोर्ट में ये मामला जायज था तो सुप्रीम कोर्ट में ने उसे नकारने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बेस ही उसका कच्चा था। वो जिस तरह पृथ्वीराज चव्हाण जी के सरकार ने 2014 की इलेक्शन के पहले मराठा आरक्षण दिया गया था, उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने 19 के पहले आरक्षण देने के लिए कुछ गड़बड़ी की। इसलिए वो हाईकोर्ट में टिका हुआ आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका। ये राजकीय पार्टी के प्रवक्ता कह रहे इन्होंने इनकी सरकार ने नहीं किया, उनकी सरकार ने नहीं किया। अगर आज श्वेता शालिनी जी कह रहे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने यह आरक्षण वजह से वो आरक्षण नहीं टिका, तो उस वक्त महाविकास आघाड़ी के सरकार में जो बड़े मंत्री थे एकनाथ शिंदे और अजित पवार, वो आज इनके साथ सत्ता में, उन्हें पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे। मराठा आरक्षण की उपसमिति थी, उसमें भी एकनाथ शिंदे तब थे। हाँ। मुझे लगता है राजनैतिक गाली गलौज और राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप की इसमें कोई अर्थ नहीं है, इससे मामला आगे नहीं जाएगा। ये भूल कही हुई जब मनोज जरांगे ने 14 सितंबर को अनशन छोड़ा और एकनाथ शिंदे जी वहां गए और उन्होंने कहा कि उन्हें 30 दिन की मोहलत दी, 30 दिन में हल निकालेंगे। किस आधार पर उन्होंने आश्वासन दिया था? किस आधार पर? यही सबसे बड़ा सवाल। प्रॉब्लम कृष्णा हेगड़े, अगर ये कृष्णा हेगड़े सुप्रीम कोर्ट का इसकी तमाम कानूनी पेचीदगियां एकनाथ शिंदे ना जानते हो, देवेंद्र फडणवीस ना जानते हो, अजीत पवार ना जानते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आश्वासन देकर आप क्या इसीलिए चले आए कि भाई कहकर निकल जाए? गरिमा जी, बिल्कुल नहीं। आश्वासन दिया था क्योंकि हमको लगा कि तब तक डेटा मिल जाएगा। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जस्टिस संदीप शिंदे जी ने 1,73,000 सर्टिफिकेट्स की छान किए तो 11,530 कुंभी सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन आज मिला है। तो